देखिए आज अध्याय 17 भारतीय दंड संहिता 1860 उद्दापन संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध थे वो। उससे पहले हमने चोरी पढ़ा था, उसके बाद है उद्दापन। ये आपका जो है 383 में जो है बताया गया सेक्शन जो है 383। सेक्शन 383 में जो है आपका उद्दापन के बारे में बताया गया। भाई क्या होता है उद्दापन? उद्दापन एक तरीके से धमकी है। धमकी द्वारा विवश करके किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है, उसको जो है देने के लिए उत्प्रेरित करना। तो उद्दापन क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। उद्दापन ये संपत्ति के विरुद्ध अपराधी पढ़ रहे हैं पुन 17 में। तो उद्दापन क्या है? एक संपत्ति के विरुद्ध अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को शास्य क्षति के भय में डालकर, जिसमें शास्य किसी व्यक्ति को किसके भय में डालकर? क्षति के भय में डालकर शासक किसी व्यक्ति को जो है क्षति के भय में डालकर या क्षति के भय में डालकर कोई संपत्ति आदि परिदत्त करने के लिए, परिदत्त मतलब देने के लिए, परिदत्त करने के लिए क्या किया जाता है? विवश किया जाता के लिए विवश किया जाता है। बेईमानी पूर्ण विवश किया जाता है। ठीक है, विवश के बेईमानी पूर्ण और शब्द जोड़ेंगे के लिए। बेईमानी पूर्ण, ये सब जरूरी है। बेईमानी पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? विवश किया जाता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि संपत्ति के विरुद्ध ये ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को जो है, या तो व्यक्ति हो सकता है या उससे रिलेटिव कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, उसको क्षति के भय में डालकर कोई संपत्ति आदि परिदत्त करने के लिए बेईमानी पूर्ण रूप से या बेईमानी पूर्ण आशय से, रूप लिख लीजिए, आशय की बात है, तो बेईमानी पूर्ण आशय से क्या किया जाता है? उसको विवश किया जाता है ताकि वो अपनी संपत्ति जो है उस अन्य व्यक्ति को क्या कर दे? दे दे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको उद्दापन कहते हैं। तो उद्दापन के जो आवश्यक, उद्दापन जो है, जो उद्दापन का अपराध है उसमें दो जो है भिन्न भिन्न क्या कह लीजिए, या कह लीजिए दो दुराशय शामिल है। दुराशय जो है उसमें एक के बाद एक दुराशय होता है या दो दुराशय शामिल होते हैं। एक के बाद एक, इसमें क्या होता है? दुराशय शामिल होता है। दुराशय शामिल होता है। एक के बाद एक दुराशय का मतलब क्या है? देखिए, एक तो होता है शासय यानी जानबूझकर, एक तो आता है शासय, दूसरा होता है आपका बेईमानी पूर्ण तत्व। तो एक में इस जो बेईमानी पूर्ण जो काम है, इसमें दो प्रकार के आशय होते हैं या दो प्रकार के दुराशय होते हैं। एक तो शासय जानबूझ करके, शासय का मतलब है किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। शासय मतलब क्षति के भय में डालना, क्षति के भय में डालना। शासय का मतलब है जानबूझकर उसको जो है क्षति के भय में डालना, जो है इसके अंतर्गत आता है। दूसरा बेईमानी पूर्ण है। तो बेईमानी पूर्ण का अर्थ है उक्त भयग्रस्त व्यक्ति से कोई संपत्ति आदि जो है परिदत्त करना। भयग्रस्त व्यक्ति से कोई संपत्ति आदि परिदत्त करना। संपत्ति आदि परिदत्त करना या प्राप्त करना लिख लेंगे हम। संपत्ति आदि प्राप्त करना। परिदत्त मतलब तो देना हो जाएगा, तो प्राप्त करना, उससे परिदत्त करना मतलब उससे प्राप्त करना। उसको क्षति के भय में डाल करके जो है कोई संपत्ति आदि
प्राप्त करना या परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना, ये लिख सकते हैं, परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना। तो इसमें दो प्रकार के जो है आशय शामिल होते हैं, या कह लीजिए दुराशय शामिल होते हैं। एक तो साशय यानी क्षति के भय में डालना, और उस क्षति के भय में डाल करके जो है किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी संपत्ति जो आप चाहते हैं उसे देने के लिए क्या करना, मजबूर करना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है उद्दापन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, उद्दापन एक तरीके से जो है धमकी के द्वारा लोगों को विवश करना है, ताकि वो अपनी जो भी संपत्ति आप चाहते हैं वो आपको क्या करे, स्वेच्छा से क्या कर दे, परिदत्त करते। इसमें बेईमानीपूर्ण आशय इसमें भी जरूरी होता है। तो साशय भयग्रस्त करने के अंतर्गत क्या क्या आता है, उद्दापन के अपराध के लिए पीड़ित को क्षति के भय के अधीन करना आवश्यक है। तो इसमें जरूरी शर्त यह है कि क्षति के भय में डालना आवश्यक है, क्षति के भय में। तो क्षति के भय में डालना आवश्यक है, जब तक क्षति का भय नहीं होगा तब तक उद्दापन नहीं होगा। तो क्षति के भय में डालना आवश्यक है, और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो क्षति का भय है उसमें जो है आपराधिक अभित्रास शामिल है या अंतर्निहित होता है। आपराधिक, आगे पढ़ेंगे अपन जी, आपराधिक अभित्रास शामिल है। आपराधिक अभित्रास मतलब एक तरीके से धमकी, आगे पढ़ेंगे अपन इसको। तो ये मान के चलिए कि उसमें आपराधिक अभित्रास जो है शामिल है या होता है, शामिल होता है। उद्दापन में आपराधिक अभित्रास शामिल होता है, क्योंकि बगैर आपराधिक अभित्रास के कैसे उद्दापन होगा, मतलब बगैर धमकी के जो है उद्दापन का अपराध नहीं हो सकता। दूसरा, पीड़ित को भयग्रस्त करने के लिए स्वयं या उसके किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने की धमकी, जो भी मैंने बताया पहले आपको, स्वयं सीधा लिख लेते हैं, स्वयं या क्या कहते हैं, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति लिख लेते हैं, किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को क्षति की धमकी, क्षति की धमकी, ये भी जरूरी है इसके लिए। या तो धमकी आपको खुद को दी गई हो, या आपसे कोई रिलेटिव है, कोई व्यक्ति आपसे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको जो है क्षति की जो है धमकी दी गई हो। दूसरा, संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना, संपत्ति देने के लिए क्या करना, बेईमानी से उत्प्रेरित करना, बेईमानी से उत्प्रेरित करना, मतलब ताकि वो आप इस तरीके से डरा धमका रहे कि उसकी जो संपत्ति है बेईमानी से जो है आप क्या कर लें, अपने पास ले लें। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो माना जाता है कि आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ उद्दापन का अपराध करते हैं। क्षति की परिभाषा आपने देखा ही है, पढ़ा है पहले की धारा 44 में काय की परिभाषा दे रखी है, क्षति की। तो जो क्षति की परिभाषा है उसमें कहते हैं शारीरिक, मानसिक, ख्याति, संपत्ति, सभी प्रकार की जो है इसमें क्षतियां आती हैं। चाहे आप किसी की जो है शारीरिक क्षति करने की बात कहें, या मानसिक, या ख्याति, या संपत्तिक, या अन्य कोई क्षति कारित करने की बात कहें, तो क्षति में जो है सब आ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल मारने पीटने की बात हो, किसी भी प्रकार की क्षति की हो सकती है। आप किसी भी प्रकार से उससे डरा सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो बोले हम तुम्हें इस तरीके का कर देंगे, तो जो है क्षति की परिभाषा में आता है। इसमें एक दृष्टांत भी है, का या को घोर उपति करने के भय में डालकर बेईमानी से या को प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे, या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे का को परिदत्त कर दे, या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे का को परिदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का ने उद्दापन किया। ये डी वाला उदाहरण है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को आपने उत्प्रेरित किया, उसको मतलब घोर उपति कारित करने की, भैया तुम्हें मारेंगे अच्छे तरीके से, इस कोरे कागज पे जो है हस्ताक्षर कर दो। चूंकि आप जानते हैं कि कोरा कागज जो है उसको मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, इसलिए यहाँ कौन सा अपराध किया गया, यहाँ घोर उपति को, यहाँ सॉरी यहाँ उद्दापन का जो है अपराध कारित किया गया। ठीक है, ये उदाहरण है इसमें। इसके अलावा किसी व्यक्ति को आपने ये कहा कि आप जो है संपत्ति उसके नाम कर दो, वरना जो है आपके खिलाफ जो है आपराधिक जो है मामला हम दर्ज कराएंगे,
मतलब आपके खिलाफ कुल मिला के झूठा जो है मामला दर्ज कराएंगे, आपराधिक मामला जो है हम दर्ज करा देंगे। अगर आपने ऐसा जैसा हम बता रहे हैं वैसी कोई संपत्ति है हमको परिदत्त नहीं की, तो आपके खिलाफ हम झूठा एक आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। और इस प्रकार अगर भय कारित करके आपने उस व्यक्ति से वो संपत्ति अपने नाम अगर अंतरित करा ली तो वो भी उद्यापन की श्रेणी में आएगा। ये किस बाद में कहा गया? आर बनाम विराट के बाद में कहा गया है। आर वर्सेस मेराट, काफी पुराना वाद है। आर वर्सेस मेराट का मामला है 1844 का, 1844 का। इसको भी क्या माना गया? इसको भी उद्यापन माना गया। ठीक है। इसके अलावा एक केस और है जो इसमें महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है उद्यापन से संबंधित है। आर एस नायक, ये महत्वपूर्ण मामला है। आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले है, शायद ए आर अंतुले, ए आर अंतुले, ये जो है महत्वपूर्ण बात है। इससे उद्यापन से संबंधित है। 1886 का, ओ सॉरी 1986 का मामला है। 1986 का जो है मामला है, और ये जो है महत्वपूर्ण बात है, उद्यापन से संबंधित है। 1986 का जो है मामला है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वह अभियुक्त द्वारा मांगी गई संपत्ति के परिधान हेतु उद्यापित व्यक्ति को एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति के दृष्टिकोण से भयग्रस्त करने के लिए पर्याप्त हो। तो इसमें यह बताया गया कि भैया जो धमकी है इतनी पर्याप्त होना चाहिए, केवल नॉर्मल धमकी से काम नहीं चलेगा, इतनी पर्याप्त होना चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी जो है उससे डर करके जो है आपको संपत्ति परिदत्त कर दे। एक साधारण व्यक्ति अगर डर सकता है बस उतना ही पर्याप्त है कि एक साधारण आदमी को आप धमकी देते हैं, डराते हैं और वो उससे भयभीत हो सकता है, तो उतनी धमकी इसमें जो है पर्याप्त है। तो ये उसमें जो है बताया गया है कि धमकी कितनी होनी चाहिए। तो ये उद्यापन से संबंधित जो है प्रमुख बात है। आर एस नायक बनाम एस ए आर अंतुले, ये महत्वपूर्ण बात है, ये पूछा जाता है ये वाला। आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले का जो बात है महत्वपूर्ण बात है। ये अपने निकल लिया है कि संपत्ति देने के लिए जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बेईमानी से जो है उत्प्रेरित करना चाहिए। उत्प्रेरण का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेरण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु सफल क्या कहते हैं उकसाया जाना। उत्प्रेरण का अर्थ है किसी कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को जो है उकसाना। कुल मिलाकर उत्प्रेरण का अर्थ है उकसाना। किसी कार्य को करने के लिए जब किसी व्यक्ति को आप उकसाते हैं तो उसके कह सकते हैं कि आपने उसका उत्प्रेरण किया। तो किसी व्यक्ति को उकसाना किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण का अर्थ है उकसाना किसी व्यक्ति को, जो कार्य आप कराना चाहते हैं। बाकी और कोई इसमें बात देखना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें इतना ही देखना है आपको उद्यापन में। इसके अलावा जो है हालांकि एक आध दो बात और है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यही जो बात था इसका ए आर अंतुले का, ये सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है इसमें बात है। एक चीज और है, एक बात है शंकर भागवत बनाम बम्बई राज। शंकर भागवत, शंकर भागवत का मामला है ये। शंकर भागवत बनाम बम्बई राज वर्सेस बम्बई राज। शंकर भागवत बनाम बम्बई राज्य का जो है मामला है 1866 का। इस बात में ये कहा गया कि उद्यापन के अपराध के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो संपत्ति जो है अभियुक्त को ही दी जाए, किसी अन्य व्यक्ति को भी दी जा सकती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो उद्यापन कर रहा है उसी के नाम जब संपत्ति होगी या उसी के द्वारा छुड़ाई जाएगी तभी उद्यापन का अपराध होगा। किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी आप उद्यापन कर सकते हो कि आप जो है क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को जो है उत्प्रेरित करते हो कि भैया इसके नाम संपत्ति कर दो या इसको लिख दो, आप धमकी दे, तो भी वो उद्यापन का अपराध घटित हो जाएगा, है ना। आप किसी व्यक्ति को डराते धमकाते हो कि भैया अपना जो है संपत्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को जो है परिदत्त कर दो, तो जरूरी नहीं कि आप अपने लिए मांगे, किसी और के लिए भी जो है आप उद्यापन कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल अभियुक्त को ही दी जाएगी तभी उद्यापन का जो है अपराध कारित होगा। किसी अन्य व्यक्ति के भी जो है आप संपत्ति का परिधान करा सकते हैं, तो तब भी वो है उद्यापन का ही अपराध बनेगा। अब बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो उद्यापन की जो संपत्ति होती है, जैसे कि अपन ने चोरी पढ़ा, तो चोरी में अपन ने पढ़ा कि चोरी की जो है जंगम संपत्ति
या चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसकी जो है विषय वस्तु मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है या कह लें चल संपत्ति जो होती है वो उसकी जो है विषय वस्तु होती है। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तभी जो है चोरी हो सकती है, खेतों की चोरी नहीं होती है ना। ऐसी संपत्ति जो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, मूव हो सकती है, कुल मिला के उन संपत्तियों की जो है चोरी होती है। अब बात आती है कि जो उद्दापन है वो कैसे विषयों का होता है, क्या केवल चल संपत्ति का होता है कि अचल संपत्ति का होता है ना, किस प्रकार की संपत्ति का होता है। तो जो उद्दापन है वो चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का हो सकता है, चल संपत्ति भी हो सकती है, इसके अलावा अचल भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार की जो संपत्ति है उसके बारे में उद्दापन किया जा सकता है। एक तो आपने किसी का हिकमा, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी को डराया धमकाया कि भैया ये हार जो तुम्हारे गले में है ये हमें दे दो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, ये भी उद्दापन हो गया। ठीक, अब उसने अपने हाथ गले से निकाला और आपको दे दिया, ये भी उद्यापन हो गया। या आपने किसी को डराया धमकाया कि हम तुम्हारे खिलाफ झूठा जो है आपराधिक मामला दर्ज कर देंगे, अपना जो खेत है वो हमारे नाम कर दो, तो ये भी उद्यापन हो गया। तो कहने का मतलब है कि उद्यापन जो है चल अचल दोनों संपत्तियों का हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जंगम संपत्ति हो, है ना। तो दोनों संपत्ति का हो सकता है, चल भी हो सकती है संपत्ति, अचल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों प्रकार की संपत्तियों का जो है के बारे में उद्यापन किया जा सकता है। मूल्यवान प्रतिभूति का जो है अर्थ आप पहले पढ़ चुके हैं, धारा 30 में है। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ जो है इसमें धारा 30 में दे रखा है। अब बात आती है कि उद्यापन के लिए दंड की बात कर लें कि भाई उद्यापन के लिए जो है दंड कहाँ है। 384 में जो साधारण जो है उद्यापन के लिए जो है सामान्य जो दंड कहते हैं वो दे रखा है। सामान्य दंड जो है, सामान्य दंड जो 300 जो है 383 में उद्यापन को परिभाषित किया गया है और जो है आपके 384 में जो है इसका दंड दिया गया है। सामान्य दंड बात कर रहे हैं, कई प्रकार के दंड है फिर उद्यापन के। तो सामान्य दंड 384 में है जो नॉर्मल उद्यापन होता है, इसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। कितनी सजा है इसमें? 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास, तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये सामान्य दंड है उद्यापन के बारे में। इसके अलावा 386 में भी अब उद्यापन के जो है गंभीरता के हिसाब से जो है इसके दंड जो है बढ़ जाएंगे। अब आप पहले दंड देख लेते फिर आगे बढ़ देंगे थोड़ा बहुत। 386 85 क्या था? उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी के भय में डालना, वो बाद में देखेंगे। तो 386 देखेंगे, अभी दंड देख लेंगे पहले। 385 भी देख लीजिए, देखना हो तो 385 ही देख लीजिए। चलो 385 क्या कहता है, ये प्रकार है 385, ये सामान्य दंड है 385 का, ये भी 385 का सामान्य दंड है। 385 कहता है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। अगर किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डाला जाता है उद्यापन करने के लिए, मतलब धमकी दी जाती है कि तुम्हें मारेंगे, तो इस तरीके का अगर भय देकर के अगर उद्यापन किया जाता है, केवल भय के लिए बात कर रहा है उद्यापन के लिए, तो ये केवल भय की बात कर रहा है। मतलब आपने भय डाला उद्यापन में, उस समय की बात कर रहा है कि आपने किसी को ये कहा कि हम तुम्हें जो है अपनी संपत्ति दे दो, उसके लिए आपने उसे धमकी दी, उतनी बात कह रहा है। उसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। कितनी सजा है? 2 वर्ष तक का कारावास या फिर जो है जुर्माना, या दोनों, जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब आप किसी व्यक्ति को जो है उद्यापन के लिए क्षति के भय में डालते हो, मतलब क्षति के भय में डाला, कुल मिला के भय कारित किया आपने, डर कारित किया। भय मतलब डर, एक तरीके से उसके मन में डर बिठाना, उसी के लिए डर की सजा है बस, कि आपने किसी व्यक्ति को डर बिठाया मन में कि ऐसा कर देंगे, उसकी सजा है ये। ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास। ठीक, ये याद है। इसलिए आप ये सोचो कि साहब यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम क्यों, जबकि क्षति का भय हो रहा। तो यहाँ केवल डर की बात हो रही है, केवल डर डाला आपने, धमकाया अभी बस, तो उसके लिए जो सजा है वो 2 वर्ष तक के जो है कारावास की सजा हो सकती है। इसके आगे देखेंगे 300 जो है आपका 86। 386 क्या कहता है? 386 कहता है किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन। ये सामान्य था भय, नॉर्मल भय था। ये कौन सा भय? ये भी भय है, लेकिन ये थोड़ा उससे बड़ा हुआ भय है। ये क्या कह रहे हैं? मृत्यु या घोरोपति का भय। मृत्यु या घोरोपति मतलब या तो तुम्हें जान से मार डालेंगे या अच्छी तरीके से तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेंगे, तो घोरोपति का भय है।
इसके द्वारा, इस भय के द्वारा अगर आप किसी व्यक्ति का जो है उद्यापन का अपराध करते हो तो इसमें जो है सजा ज्यादा हो जाती है। इसमें सजा जो है आपकी 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें भी 2 प्रकार की सजा है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और जुर्माना, इसमें आपका 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के अभियोग की धमकी देकर उद्यापन कराया जाता है। मतलब इसका अभियोग की धमकी का मतलब है कि भैया हम तुम्हें, देखिए अभियोग का मतलब होता है मुकदमा करेंगे हम आप पे, और आप पे झूठा वो है मर्डर का केस लगाएंगे या घोरपति का केस लगाएंगे, इसकी बात कह रहा है। अगर इस तरीके से उद्यापन करोगे तो जो है सजा इसमें जो है बढ़ जाएगी। अगर धमकी दी जाती मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के अभियोग का, 1 मिनट जी गड़बड़ तो नहीं हो गया, कितना था 386, कौन सा पढ़ रहे थे, 386, हाँ ये 387 है। 386 में 10 ही वर्ष है, 386 में जो है आपका 10 ही वर्ष है, 387 है ये। 300 अपराध की बढ़ रही, पहले एक नॉर्मल जो है आपने भेद कारित किया, दूसरे में जो है आपने जो है मृत्यु या घोरपति का जो भय कारित करके जो है उससे जो है उपपत्ति कारित की। तीसरा जो है इसका 300 जो है आपका 87, ये कहता है मृत्यु और घोरपति के भय में डालना, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालना, घोर उपपत्ति के भय में डालना। मतलब आपने उसको इस स्थिति में डाल दिया कि वो डर गया कि भैया उसकी मृत्यु हो सकती है या उसको घोरपति हो सकती है, इस भय में डाल दिया आपने, उस कंडीशन में लेके चले आए आपको उसको कि उसको ऐसा लगता है कि अब अगर वो संपत्ति नहीं देगा तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको घोरपति हो जाएगी। इस भय में अगर आप डालते हैं तो इसके लिए जो है 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना। इसके लिए कितना है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित। और जुर्माना, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। हालांकि ये पनिशमेंट नहीं पूछे जाने वाले, आपको 383 384 ये 2 धाराएं याद रखेंगे, है ना, 384 और 384 जो है 2 धाराएं महत्वपूर्ण है, वो 2 धाराएं जो है आपको इसमें याद रखना है। 388 क्या कहता है, 388 कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध करने का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन। ये कह रहा है मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का अभियोग लगाना कि भाई मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जिसमें सजा होती है कि उसमें आपको झूठा जो है फंसाया जाएगा। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कितना, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो धमकी दे रहा है उसको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है 388 हो गया, 389, 389 क्या कहता है, 389 कहता है, एक 389 कहता है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। ये अपराध का अभियोग, ये आपका मृत्यु आजीवन कारावास जो है उसका अभियोग की बात कर रहा है, ये कह रहा है अपराध का, कोई भी अपराध हो सकता है XYZ, उसका अभियोग लगाने की जो है धमकी देता है अगर किसी व्यक्ति को, तो इसमें भी जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। सेम सजा है इसमें भी, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है धारा 377 के अभियोग की धमकी दी जाती है। अगर 377 धारा कौन सी थी, आईपीसी के 377 की बात कह रहा है जी, कि आईपीसी का अगर 377 की बात कहते हैं तो उसमें आपने पढ़ा हुआ रेप के बाद जो था उसी की बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है अप्राकृतिक मैथुन जो है उसकी बात हो रही है तो उसकी अगर कोई धमकी देता है कि इस तरीके का जो है हम आपको जो है आरोप लगाएंगे तो इसमें जो है व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा। दोनों में कुल मिला के इतना ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आईपीसी की धारा 377 का जो है आप पे हम अभियोग लगाएंगे झूठा, तो ऐसे व्यक्ति जो झूठा अभियोग लगाने की धमकी देता है उसको जो है आजीवन कारावास की सजा होगी। ठीक है, ये कहना है।
तो ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 377 की धमकी देता है आपको कि आप उद्दापन दे रहा है 377 का, कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आप पे 377 जो धारा आईपीसी की है वो लगाएंगे झूठी, तो ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी धारा झूठी धारा लगाने की धमकी देता है उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है, किसी में भी हो उसको आजीवन कारावास की जो है सजा होगी, इतना याद रखना है दोनों ही में, चाहे वो 388 की बात कर ले हम, चाहे 389 की बात कर ले, दोनों में आजीवन ही कारावास सजा होगी। अब देखेंगे हम लूट। देखिए लूट क्या है, 390 में है लूट, सेक्शन 390। 390 में क्या है, लूट को जो है परिभाषित किया गया है। 390 में लूट है और 391 में क्या है, डकैती है। ठीक है, 391 में डकैती है, दोनों एक साथ ही लिख लीजिए तीन, क्योंकि एक ही चीज है, बस संख्या का अंतर है। डकैती 390 में क्या है, लूट, और 391 में क्या है, डकैती। तो 390 में जो है लूट को परिभाषित किया गया है, और जबकि 391 में जो है डकैती को परिभाषित किया गया है। तो लूट ही डकैती बन जाती है। एक तरीके से कह दो कि डकैती में लूट शामिल होती है, मतलब लूट जो है आगे बढ़ के डकैती बन जाती है, केवल संख्या का अंतर होता है, केवल जो है संख्या का अंतर होता है। अगर कोई लूट संयुक्त रूप से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है, 5 या 5 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, तो वो लूट जो है आपकी डकैती में बढ़ जाती है। बस इतना सा अंतर होता है लूट और डकैती में। ठीक है, तो लूट में जो है संख्या का अंतर है, लूट और डकैती में सब क्या अंतर होता है, संख्या कारक, या कहते हैं संख्या, संख्या का अंतर है केवल। ठीक है, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब लूट करते हैं, 5 प्लस, तो कम से कम 5 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। डकैती की आवश्यक शर्त है कि कम से कम जो है 5 व्यक्ति होने चाहिए, मतलब 5 से कम व्यक्ति हैं तो डकैती नहीं होगी, फिर वो लूट होगी। अगर 4 व्यक्ति हैं तो भी लूट मानी जाएगी, 4 से मतलब 5 से जितने भी कम व्यक्ति हैं वो सब लूट ही मानी जाएगी। अगर 5 या 5 से अधिक होंगे तो वो डकैती में बदल जाएगी। बस इतना अंतर होता है लूट और डकैती में, संख्या का अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए लूट देख लें पहले, लूट क्या कहती है, रॉबरी जिसको कहते हैं लूट, डकैती को डकैती ही कहते हैं इंग्लिश में ही, लूट को रॉबरी, और वही रॉबरी बढ़ जाती है डकैती जब कई लोगों से मिलकर के की जाती है। तो धारा 390 में जो है लूट की परिभाषा दी गई है। तो लूट जो है मूलतः चोरी या उद्दापन, अगर लूट को देखा जाए तो मूलतः अगर देखा जाए तो लूट क्या है, लूट चोरी और उद्दापन से मिलकर बनती है। लूट में चोरी भी होती है और उद्दापन भी होता है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लूट जो है चोरी और उद्दापन का मिला जुला रूप है। क्या कह सकते हैं आप कि लूट जो है चोरी और उद्दापन का एक मिला जुला रूप होता है, मतलब जहां चोरी और उद्दापन दोनों मिल जाते हैं तो वो काय में बदल जाती है, लूट में बदल जाती है। और जब लूट की संख्या ज्यादा हो जाती है, लोगों की संख्या मतलब 5 से अधिक हो जाती है, तो वही लूट जो है डकैती में बदल जाती है। ठीक है, तो लूट में क्या होती है, चोरी भी होती है और आपका उद्दापन भी होता है। अब इसमें परिभाषा भी ऐसा लिखा है, ये कहता है धारा 390 का दूसरा पैराग्राफ आप देखेंगे, वो कहता है चोरी लूट है, मतलब चोरी को लूट माना गया है कब, चोरी लूट है, इसका मतलब है कि चोरी में लूट हो सकती है, मतलब लूट में चोरी हो सकती है। चोरी लूट है मतलब जब चोरी जो है लूट में बदल जाती है। कब बदल जाती है, जब चोरी करने के लिए, 3 शब्द आते हैं, जब चोरी करने के लिए, पहला एक साथ लिख लेते हैं हम तीनों शब्द, चोरी करने के लिए, चोरी करने में, या तो चोरी करने के लिए या चोरी करने में, चोरी करने में। तीसरा आता है चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयत्न में, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, मतलब 3 चीजें हो गई, या तो चोरी करने, चोरी सॉरी यहां से नहीं, यहां से 3 चीजें हो, चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी द्वारा जो संपत्ति आपने प्राप्त की है उसको ले जाने में या ले जाने का प्रयत्न करने में। आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को स्वेच्छया
क्या करते हैं आप किसी व्यक्ति को स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब जानबूझकर किसी व्यक्ति को, व्यक्ति मैंने नहीं लिखा, तो किसी व्यक्ति को स्वेच्छा क्या करते हैं आप, मृत्यु, पहला देखिए मृत्यु, इसके अलावा क्या है, उपहति, मतलब तीन चीजें हो गई, मृत्यु, उपहति और सदोष अवरोध, सदोष अवरोध, तीन चीजें होंगी। क्या क्या करते हैं, मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध, कारित करता है, क्या करता है, कारित करता है, मतलब या तो आप किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करेंगे या उपाधि कारित करेंगे या सदोष अवरोध कारित करेंगे, या कारित करने का प्रयत्न करता है, यह सीधा प्रयत्न लिख दिया मैंने, प्रयत्न करता है, ठीक है। या मृत्यु कारित करने का मतलब एक साथ इसीलिए लिखा है कि सब में एक ही सेंटेंस आएगा, मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है, उपाधि कारित करने का प्रयत्न करता है, सदोष अवरोध कारित करने का प्रयत्न करता है ना, या कारित, मृत्यु कारित करता है, उपाधि कारित करता है, सदोष अवरोध कारित करता है, या उसका प्रयत्न करता है, या फिर जो है तत्काल कारित करने की धमकी देता है, तत्काल, ये जरूरी है, तत्काल कारित, ये जरूरी शब्द है, कारित करने की क्या देता है, धमकी देता है, ये आवश्यक फैक्ट है, तत्काल, इसमें सब में तत्काल ही आएगा, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की क्या देता है, धमकी देता है। तत्काल शब्द बहुत ही जरूरी है, देखिए तत्काल शब्द जरूरी है लूट में, तत्काल का मतलब है एट ए टाइम, लूट तभी होगी, ऐसा नहीं कि लूटने के लिए बोले तुम एक काम करो, तुम लेके दे जाना हमें, हमने लूट लिया, ऐसा नहीं होता है। लूट में ऐसा होता है कि एट ए टाइम, जब आपने किसी को बंदूक दिखाई, पिस्टल दिखाई या कोई भी उपहति कारित करने की धमकी दी, उसने आपने उसको जान से मारने की, तत्काल जान से मारने की, कोई भैया तुम मुझे पैसे दो नहीं तो अभी हाल तुम्हें गोली मारते हैं, इस तरीके की कंडीशन होना चाहिए। या आपने किसी से कोई चीज छुड़ाई और उसको तत्काल जो है मारने की या तत्काल उपहति कारित करने की जो है आपने धमकी दी कि अभी जो है परिदत्त कर दो हमें, नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी हाल तुम्हें यहीं की यहीं मार डालेंगे। या तत्काल सदोष अवरोध, मतलब सदोष अवरोध मतलब पकड़ लिया, किसी को रोक लिया, तत्काल बिल्कुल जैसे जा रहा था, तो तत्काल शब्द इसमें जरूरी है, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की क्या देते हो आप, उसको धमकी देते हो। तो कुल मिला के चोरी ही है ये, चोरी लूट में बदल जाती है, जब चोरी लूट में बदल जाती है, जब तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की आप किसी अन्य व्यक्ति को क्या देते हैं, धमकी देते हैं। तो धमकी मतलब उद्दापन भी आ गया, तो धमकी देते हैं, तो ऐसी जो चोरी है काय में बदल जाती है, लूट में जो है बदल जाती है, ऐसी चोरी काय में बदल जाती है, लूट में बदल जाती है। अब बात आती है कि भाई उद्दापन लूट में कब बदल जाता है। उद्दापन, एक उदाहरण और देख लीजिए पहले, का या को दबोच लेता है और या के कपड़ों में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है, यह का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा है या को सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की है। अब ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को जो है आपने पकड़ लिया, उस व्यक्ति को पकड़ के दबोच लिया, दबोचने के बाद उसकी पॉकेट से आपने क्या किया, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति निकाल ली, तो ये क्या है, अभी यहाँ तक क्या है, ये चोरी है। यहाँ तक क्या है, जैसे ही आपने उसके पॉकेट से कोई जो भी मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह निकाली होगी, तो ये क्या है, ये चोरी है। लेकिन चूंकि आपने उसकी जेब से या पॉकेट से जो मूल्यवान प्रतिभूति निकालने के लिए उसको रोका, वो जा रहा होगा, रोका, पकड़ा, तो इस प्रकार आपने पकड़ करके जो है रोका, यानी उसको क्या किया आपने, ये वाला आ गया ना सदोष अवरोध, तो इस प्रकार आपने क्या किया, उसको सदोष अवरोध कारित किया। इस प्रकार आपने क्या किया, उस व्यक्ति के साथ, आपने उसके साथ लूट की, क्या माना जाएगा कि आपने उसके साथ लूट की। अब ये उदाहरण दो तरीके से आ चुका है परीक्षा में, अगर पूरा उदाहरण आता है कि इस प्रकार सदोष अवरोध कारित करता है तो फिर आप लगाएंगे कि भाई ठीक है लूट हो रही है। अगर वो केवल इतना ही पूछता है आपसे, आधा उदाहरण दे के कि या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से, या मतलब धन की जो है आभूषण की कप लिखल, कुल मिला के ये कहता है का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। इतना, केवल इतना, तो कौन सा अपराध किया, केवल इतना देता है तो कहेंगे चोरी। अगर इतना केवल होता, क्योंकि दोनों तरीके से आ चुका है, इस तरीके से भी आ चुका है, उसमें चोरी आंसर माना था उन्होंने, तो अगर केवल इतना उदाहरण देते हैं तो लगाएंगे चोरी, क्योंकि अभी चोरी हुई है। और अगर आगे वो पूरी बात लिखता है कि स्वेच्छा सदोष अवरोध कारित करता है, ये शब्द जरूरी है, देखिए
अगर स्वेच्छा सदोष अवरोध नहीं लिखा तो फिर चोरी नहीं कहेंगे, मतलब आप वो लूट नहीं कहेंगे। लूट के लिए ये शब्द होना जरूरी है, अगर ये शब्द है तो लूट है, और अगर ये शब्द नहीं दिया है, सीधा सीधा बात है कि इन तीनों में से अगर कोई शब्द नहीं दिया है तो फिर आप जो है उस चोरी को उद्यापन नहीं, मतलब लूट नहीं कहेंगे। या तो ये शब्द होगा आपका, या ये शब्द होगा, या ये शब्द होगा, ये तीनों में से एक शब्द होना जरूरी है। अगर एक शब्द नहीं है तो फिर चोरी ही लगाएंगे आप, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस तरीके से आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया आपको। तो जिस तरीके से वो पूछेंगे उस तरीके से जो है आपको इसका जो है आंसर लगाना है। अभी तो अपन ने देख लिया कि भाई चोरी जो है चोरी जो है लूट में कब बदल जाती है, जब तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित किया जाता है, तो चोरी लूट में जो है बदल जाती है। अब बात आती है कि जो है उद्यापन कब लूट है। उद्यापन, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि चोरी और उद्यापन दोनों शामिल होते हैं, लूट में चोरी और उद्यापन दोनों शामिल होते हैं। तो अब बात आती है कि उद्यापन कब लूट हो जाता है, कब लूट है, उद्यापन कब लूट है। चोरी तो तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति और तत्काल सदोष अवरोध होता है, तो जो है उद्यापन जो है आपका, सॉरी, चोरी जो है आपकी लूट बदल जाती है। इसमें भी जो तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की धमकी, इसमें धमकी है। तत्काल, दोनों में सब में एक ही बात आती, तत्काल शब्द महत्वपूर्ण है। तत्काल, तीनों एक साथ लिख लेते हैं, तत्काल मृत्यु, तत्काल दोबारा नहीं लिख रहा, तत्काल मृत्यु, उपहति और सदोष अवरोध, अवरोध करने की क्या होता है, धमकी। यहाँ धमकी तुरंत हो रही है, तत्काल शब्द जरूर है, इसमें भी जो है तत्काल शब्द जरूरी। तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध कारित करने की अगर आप धमकी देते हैं किसी व्यक्ति को, और धमकी को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से साधन और भय जो है आपके पास जो है इस प्रकार के, मतलब साधन है, मतलब साधन का मतलब ये है कि आपने किसी को धमकी दी और आपके हाथ में हथियार भी है, साधन भी है, सामने वाला डर गया आपकी धमकी से कि भाई अगर हमने इसको अपनी जो है संपत्ति जो है नहीं दी तो ये अभी हाल हमें गोली मार देगा। तो इस प्रकार का अगर भय है तो वो जो आपकी जो उद्यापन है वो भी काय में बदल जाएगा, वो भी लूट में बदल जाएगा। ठीक है, भयग्रस्त व्यक्ति को उसी समय और उसी स्थान पर तत्काल उसे या किसी अन्य व्यक्ति को किसी वस्तु को परिदत्त करने के लिए जो है उत्प्रेरित करना, उसी समय और उसी स्थान पर, ये भी जरूरी, उसी समय, उसी समय और उसी स्थान पर, और उसी स्थान पर, ये भी जरूरी है। मतलब उसी समय एट ए टाइम आप संपत्ति मांग रहे हैं कि भैया धमकी दी कि अभी दो, ये पकड़े हो, ये गले में नॉर्मली जो है पैसा होगा और जेवरात होते हैं, तो जेवरात और पैसे हैं भैया कि अभी हाल दो, नहीं तो अभी हाल हम ऐसा करते हैं। तो इस तरीके के जो उद्यापन है वो काय में बदल जाता है, आपका लूट में जो है बदल जाता है। उदाहरण भी दे रखा है इसमें, का या को राजमार्ग पर मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है और या की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। यहाँ का ने या को तत्काल उपपत्ति का भय दिलाकर थैली उद्यापित की है और उद्यापित करते समय वह उपस्थित भी है, अतः का ने लूट की है। देखिए उपस्थिति भी जरूरी है। एक चीज और समझ में आ गई इससे, उदाहरण से, कि लूट के लिए सामने वाले की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब फोन पे लूट नहीं हो सकती, ठीक है, फोन पे लूट हो सकती, नहीं हो सकती। तो फोन पे लूट नहीं हो सकती, लुटेरा सामने ही होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, और वो तत्काल ही मांगेगा चीज आपसे। ऐसा नहीं कि बोले धमकी दे दी कल परसों दे जाना, बोले जैसी तुम्हारी भनक लग जाए तो बोले बन जाए व्यवस्था दे जाना, तो वो फिर लूट नहीं होगी। ठीक, और कोई भले ही अपराध बन जाए, लूट नहीं होगी। तो लूट के लिए तत्काल होना चाहिए, एट ए टाइम होना चाहिए, उसी समय होना चाहिए, और जो लुटेरा होता है वो उस समय मौजूद होना चाहिए सामने। आंखों के ओझल है तो भैया लूट नहीं है, आंखों से ओझल होगा तो फिर वो जो है लूट नहीं होगा। तो इसमें उदाहरण दे रखा है कि राजमार्ग पर मिलता है एक व्यक्ति, पिस्तौल दिखाता है, दूसरे व्यक्ति को जो है लूट लेता है उसकी धन से भरी हुई थैली। पहले धन से भरी थैली, अब पर्स रखते हैं लोग, पहले थैलियां रखते थे, तो उस थैली को जो है वो लूट लेता है। तो क्या किया उसने लूट कार्य की, क्योंकि वो उसी समय और स्थान पर उससे मांगता है और तत्काल जो है उससे मृत्यु कारित करने की धमकी देता है और उसके सामने उपस्थित भी है। ठीक है, तीनों चीजें होना चाहिए। तो लुटेरा सामने ही होता है आपके, ठीक है। अब इसको उदाहरण को एक दूसरे तरीके से देख लीजिए। एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा बेटा या तुम्हारा बच्चा बोले मेरे गिरोह के हाथ लग गया है,
तुम्हारा बेटा या तुम्हारा बच्चा जो है मेरे गिरोह के हाथ लग गया है, एक काम करो, फोन करके कहता है एक काम करो तुम जो है इसके बदले में जो पैसा भेजो, नहीं तो क्या करूंगा मैं, तुम्हारे बच्चे को जो है मार डालूंगा। तो क्या ये लूट है? वो बोला तत्काल उसकी मृत्यु कारित करने की धमकी भले ही लेता, तत्काल भी जोड़ दिया हमने कि बोले बोले तुम इसको बोले तत्काल भेजो, बोले कुछ समय के भीतर पैसा, नहीं तो बोले मैं जो है तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा, हम तुम्हारे एक बच्चा जो है हमारे गिरोह के हाथ में लग गया है। तो क्या आप इसे लूट कहोगे? ये लूट नहीं है, ये केवल उद्दापन है, ये केवल उद्दापन में आएगा, लूट में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लूट के लिए आवश्यक है तत्काल सत्य, मतलब तत्काल और उसी समय पर होना चाहिए, हाल की हाल लेन, मतलब बिल्कुल करंट वाला है, हाल की हाल लेन देन है वहीं की वहीं। लूटा, धमकी दी और हाल की हाल आपको डराया और हाल की हाल आपसे छीन लिया, तो इसको लूट कहते हैं, ठीक है। तत्काल और दूसरा जो लुटेरा है वो आपके सामने होता है, ये भी याद रखेंगे, इसमें लुटेरा सामने होता है ना, बिल्कुल मौके वारदात वाली बात है, बिल्कुल एकदम एट ए टाइम उधर ही उसने आपको धमकाया, डराया और हाल की हाल आपसे छीन लिया, तो ये लूट हो जाएगी, ठीक है। अगर लेट लतीफी वाली बात आए तो फिर लूट नहीं होगी, है ना। आप बोले बोले आपका बच्चा लग गया हमारे हाथ, बोले आप 2 दिन बाद पैसे भिजा देना, नहीं तो हम इसे मार डालेंगे, तो फिर ये लूट नहीं है, ये उद्दापन अकेला है, ठीक। इस तरीके से आपको इसको याद रखना। अब देखिए डकैती, 390 हो गया, 391 सेक्शन जो है 391। देखिए डकैती और लूट सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बस संख्या का अंतर होता है। क्वेश्चन आता है कि लूट और डकैती में क्या अंतर है, संख्या कारक अंतर है, केवल संख्या का अंतर है। अगर आपने लूट समझ ली तो डकैती समझ ली, है ना। तो लूट और डकैती में कोई खास अंतर नहीं होता, केवल संख्या का अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? संख्या। अगर जब लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो ऐसी लूट जो है डकैती में बदल जाती है। सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो ऐसी लूट जो है डकैती में बदल जाती है, यानी कि केवल और केवल संख्या का कारक है। तो कहने का मतलब ये है कि लूट कारित करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। 5 व्यक्ति अगर होंगे, मतलब जब 5 व्यक्ति मिलकर के लूट करेंगे तो वो डकैती कहलाएगी, ठीक है। केवल गंभीर रूप है, एक तरीके से ये मान लो कि डकैती लूट का गंभीर रूप है। डकैती जो है लूट का क्या है? गंभीर रूप है, ठीक है, गंभीर रूप है। तो आप ये कह सकते हैं कि डकैती केवल लूट का गंभीर रूप है और कुछ नहीं है। केवल गंभीर रूप इसलिए कि 5 या 5 से मिलकर जब लोग करते हैं तो गंभीर हो जाती है, तो उसका गंभीरतम रूप है और कुछ नहीं है, ठीक। अब लूट की बात करें, लूट के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक है? अकेला व्यक्ति भी लूट कर सकता है, लूट के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं संख्या के 2 हो के 4 हो। एक अकेला व्यक्ति भी मिलकर के, एक अकेला व्यक्ति भी क्या कर सकता है? लूट कर सकता है। लूट के लिए ऐसा नहीं कि 2 हो, एक ही व्यक्ति काफी है। एक व्यक्ति राजमार्ग पर मिला, उसने आपको पिस्तौल दिखाई और आपके जेवरात आपसे उतरवा लिए, तो ये क्या है? ये भी लूट है। तो लूट के लिए ऐसा कुछ जरूरी है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों, अकेला व्यक्ति भी लूट कर सकता है, लेकिन डकैती करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो लूट, तो डकैती क्या है? एक तरीके से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट करना, लूट करने में या लूट से जो कुछ भी जो प्राप्त हुआ है उसको मदद करने में। जब कुल मिला के संख्या की बात है, जब 5 व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो लूट में बदल जाती है। केवल संख्या कारक है और कोई इसमें जो है अंतर नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि डकैती जो एक संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है, संयुक्त दायित्व होता है इसमें, संयुक्त दायित्व। संयुक्त दायित्व तो आप जानते हैं कि भाई जब 5 या 5 से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब जब व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है तो संयुक्त दायित्व आता है, मतलब मिलकर के करते हैं। ये अकेला आदमी नहीं कर सकता, कुल मिला के ये अकेला आदमी की बस की बात नहीं है। इसके लिए 5 या 5 से जो है अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तो संयुक्त दायित्व होता है इसमें। इसमें एक चीज और है, अगर मान लीजिए आप ये साबित कर देते हैं 5 लोगों द्वारा अगर लूट हो, तो इसमें कई चीजें आती हैं, कई कंफ्यूजन लोग करते हैं कि देखिए इसमें सबसे जरूरी बात है 5 व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। अगर 5 व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया जाता है, मतलब डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए बरी कर दिया जाता है, एक व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, तो वो 4 व्यक्ति हैं, उन्हें डकैती के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
ठीक है, उनको लूट के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, डकैती का दोषी उन्हें नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि संख्या 5 से कम हो जाएगी। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहला मोटा मोटा तरीके से आपको ये याद रखना है कि अगर 5 व्यक्तियों को डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है या कह लो एक व्यक्ति पे जो है अपराध साबित नहीं होता है, तो ये मान के चलिए कि वो 4 जो व्यक्ति बचे हैं उन्हें लूट के लिए आप दोष सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि लूट के लिए डकैती के लिए दोष सिद्ध नहीं कर सकते, उसे केवल लूट के लिए दंडित किया जा सकता है, क्योंकि डकैती के लिए संख्या कितनी है 5। अब इसको दूसरी तरीके से भी समझिए, ये तो सिंपल तरीका हो गया। अगर मान लीजिए ये बात तय है कि कोई अपराध 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया, मतलब कोई लूट 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई, ये तय है कि गई है, 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई है, ये तय है। उसमें से मान लीजिए 5 से अधिक व्यक्ति का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 6-7 जितने भी हैं, ये तय है कि 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो है वो की गई थी। अब उसमें से मान लो 5 पकड़ गए, और भी ज्यादा संख्या में और भी ज्यादा थे, मतलब 6-7 लोग थे, अब 5 पकड़ गए, 5 लोग पकड़े हैं, इसमें से कितने पकड़े हैं 5, और संख्या और भी ज्यादा मतलब 6-7 जितनी भी रही हो, अब 5 लेकिन पकड़े। अब इनमें से एक व्यक्ति को अगर मान लो छोड़ दिया जाता है, केवल एक व्यक्ति पे मान लो डकैती का अपराध साबित नहीं होता, उसको छोड़ दिया जाता है, तो अब इसमें 4 बचे, तो आप क्या कह सकते हो कि इनको चारों को भी डकैती, इनको चारों को दंडित किया जा सकता है, क्योंकि संख्या ज्यादा है, अभी 5 से कम नहीं हुई, क्योंकि और जो है फरार है वो पकड़े ही नहीं गए ना, तो संख्या अभी भी 5 से कम नहीं हुई। कहने को देखने को लग रहा है कि ये 5 से, चूंकि 5 पकड़े थे, 6-7 लोगों ने मान लो, ऐसा नहीं लिखेंगे आपको परीक्षा में, इस तरीके से भी पूछते हैं कि 5 व्यक्ति पकड़े जाते हैं, 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो है लूट की जाती है, तो इसमें से एक छूट जाता है, तो क्या बाकी को डकैती का, बाकी को अगर ये बात तय है कि 5 से अधिक ही व्यक्ति थे और उसमें से मतलब कुछ पकड़े गए हैं, 5 कुल मान लो 5 से अधिक थे, 6 से 7 थे, 8 थे, जितने भी हों, और 5 पकड़े गए हैं, उसमें से एक व्यक्ति अगर छूट भी जाता है इस वजह से कि उसने जो है उसमें वो शामिल नहीं था, तो बाकी जितने बचेंगे वो डकैती के लिए दोषी हो सकते हैं, क्योंकि वहां संख्या कम नहीं हो रही। ठीक है, समझ गए थोड़ी सी बात उसको, तो संख्या कम नहीं हो रही है वहां, भले ही वो पकड़े नहीं है, अभी फरार है वो, 3-4 जितने भी रहे वो फरार है ना, तो जितने पकड़े हैं उसमें 5 पकड़े थे, 5 में से एक छूट गया, तो इसका मतलब वो 5 जी वाली संख्या नहीं गिनेंगे, टोटल अपराध में कितने लोग थे वो गिने जाएगा, है ना, टोटल अपराध में मिला के अभी भी 5 हो रही है, तो फिर वो दोषी होंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसको देखना है हमें, ये पूछते क्या है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब देखिए दंड है 390 लूट, 391 में जो है डकैती, और 392 में जो है इनका जो है दंड, दोनों का जो है दंड जो है दिया गया है। 391 392 में लूट के लिए जो है दंड, सेक्शन 392, इसमें क्या है दंड काय का, लूट का, लूट के लिए जो है दंड कितने में देख रखा है 392 में। इसके बाद 393 में लूट करने का जो है आपका प्रयत्न, क्या दंड है देखिए, इसमें 2 प्रकार का दंड है लूट करने के लिए, एक तो सामान्य दंड है, अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष अकेला लिखा है, तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर वही लूट सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व राजमार्ग पर की जाती है, राजमार्ग पर करते हैं, अगर वही लूट राजमार्ग पर की जाती है, सूर्यास्त मतलब सूरज डूबने के बाद और सूर्योदय से पूर्व, यानी कुल मिला के रात में, अंधकार में, अंधेरा हो जाता है ना, अभी सूरज डूब रहा है, अभी तो डूबा नहीं है, थोड़ी देर में डूब जाएगा, तो इसके बाद मतलब जब बिल्कुल सूरज डूब जाता है और सूर्योदय से पूर्व अगर लूट राजमार्ग पर की जाती है, तो जो सजा है बढ़ के 10 के बढ़कर के कितनी हो जाती है 14 वर्ष, ये पूछी जाती है, ये वाली सजा ध्यान में रखना कि अगर राजमार्ग पर की जाती है और सूरज डूबने के बाद और सूर्योदय से पूर्व अगर जो है लूट की जाती है राजमार्ग पर, तो उसके लिए सजा है 14 वर्ष और नॉर्मल सजा है 10 वर्ष। ठीक है, कठोर ही होगी, है कठोर, कठिन कारावास, कठिन ही है सब में, लूट में कठिन ही होता है। ठीक है, तो कठिन कारावास की सजा हो सकती है। अब आगे देखेंगे 393, ये आपका लूट करने का प्रयत्न है, प्रयत्न मतलब अधूरा अपराध,
आप लूट करने गए थे, पकड़ने मतलब लूट नहीं पाए, किसी को अधूरा रह गया। तो प्रयत्न करने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि जब लूट में 10 वर्ष की सजा हो रही है तो प्रयत्न में थोड़ी कम ही होगी, तो इसमें जो है आपको 7 वर्ष तक के जो है कारावास से दंडित किया जा सकता है, कठिन कारावास से। अब देखिए सेक्शन 394। 394 कहता है लूट करने में स्वेच्छा उपाधि कारित करना। उपाधि ये क्या कर रहा है, मतलब आप लूट भी रहे हो साथ में मारपीट भी करते हो, उपाधि भी कारित करते हो, तो इसमें कितना है, अगर लूट करने में स्वेच्छा उपाधि कारित की जाती है तो इसमें जो सजा बढ़ जाती है। मतलब मारपीट के साथ आप लूट कर रहे हो, किसी को हाथ पैर तोड़ दो बोले, तो खासकर लुटेरे यही करते हैं। वो कहते हैं कि पहले लूट लो फिर इतना मारो कि ये बोले उठ के ना जा पाए। ये लुटेरों का खास पैटर्न होता है, वो मारते जरूर है, लूटेंगे तो मारेंगे जरूर, बगैर मारे नहीं छोड़ते। तो वो इतना मारते हैं हाथ पैर बांध के कि आदमी जो है 1 आध 2 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहे। ऐसा इसलिए वो करते हैं ताकि जो है अपराधी उठ के किसी से जो है, मतलब जो पीड़ित है, जो जिसको आप उसने मारा है, वो किसी से हेल्प वगैरह ना ले पाए, थाने ना पहुंच जाए, किसी अन्य व्यक्ति से जो है मदद ना ले पाए, तो 1 आध 2 घंटा पड़ा रहेगा, उस समय तक हम फरार हो जाएंगे। तो ये करते हैं वो। तो इसके लिए सजा कितनी है, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास या फिर जो है न्यायालय चाहे तो 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से भी जो है दंडित कर सकता है। ये है आपकी लूट में जब आप किसी को जो है चोटें आदि पहुंचाते हैं तब। अब देखिए 395, अब ये भी याद रखना है, ये पूछा जाता है सेक्शन। एक तो ये आपने देखा ये वाला, ठीक है, लूट के लिए दंड कहाँ है 392 में, डकैती के लिए क्या है 395 में, 395 में, ये याद रखना। 395, तो 395 में जो है आपका जो है डकैती के लिए जो है दंडित की व्यवस्था की गई है। इसमें कितना दंड है, इसमें भी वही दंड है आपका आजीवन कारावास या जो है आपका 10 वर्ष तक का कारावास से जो है दंडित किया जाए। सेम सजा इसमें, आजीवन कारावास या फिर जो है आपके न्यायालय चाहे तो 10 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित कर सकता है। अब आगे देखिए लूट का ही जो है गंभीर रूप, और सॉरी डकैती का जो है, डकैती के लिए जो है ये दंड है, और डकैती का जो है उसका जो है गंभीर, अब डकैती का भी गंभीर रूप हो गया, मतलब और भी ज्यादा गंभीर हो गया, मतलब हत्या सहित डकैती, ये भी पूछा जाता है सेक्शन, हत्या सहित डकैती। मतलब आपने डकैती तो डाली ही, वहां 1 आध 2 आदमियों को मारे आए, मतलब लोगों को मारे आए, साथ में किसी की हत्या भी करी। तो ऐसे में जो है स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जब आजीवन कारावास हो रही तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो मृत्यु दंड भी हो जाएगा। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10, यहाँ मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक का कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। इसमें 396 में, मतलब 396 में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। जब आप हत्या कर रहे हो तो आपको हत्या की सजा क्यों ना दी जाए, ठीक है, तो इसमें मृत्यु दंड भी दिया जाए। तो दोनों सेक्शन महत्वपूर्ण है, 395 में जो है डकैती का दंड है और 396 में हत्या सहित जो है आपकी डकैती को जो है बताया गया है। ये आपको जो है याद रखना है। 397 मृत्यु या गोरुपति के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, मृत्यु या गोरुपति के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती दोनों है 397 में। ये क्या कह रहा है, मृत्यु या गोरुपति के प्रयत्न के साथ, मतलब मृत्यु या गोरुपति के प्रयत्न के साथ, प्रयत्न है ये, मृत्यु या गोरुपति का प्रयत्न किया आपने, मतलब सामने वाला जो है व्यक्ति बच गया, तो इस तरीके के प्रयत्न के साथ अगर आप लूट या डकैती करते हैं तो उसके प्रयत्न की जो है न्यूनतम सजा जो है 7 वर्ष है। इसमें न्यूनतम सजा जो है 7 वर्ष जो है इसमें दे रखी है, और बाकी जो सजा यही होगी जैसा कोई अपराध होगा उसके हिसाब से, तो न्यूनतम सजा तो इसमें 7 वर्ष होगी ही होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रयत्न है। 398 देख लीजिए, 398 कहता है घातक आयुध से लैस होकर लूट या डकैती, तो इसको भी याद रख सकते हैं, हथियारों सहित लूट या डकैती। इसको कैसे याद रखेंगे कि हथियारों के साथ लूट या डकैती, अगर कोई व्यक्ति हथियारों के साथ लूट या डकैती करता है तो कौन सी धारा है उसके लिए, 398 जो है उसकी धारा ही पूछेंगे। इसमें भी जो है आपकी जो है, या घातक आयुध कह सकते हैं, इसमें भी जो है न्यूनतम सजा जो है 7 वर्ष है, इसमें भी न्यूनतम सजा कितनी है 7 वर्ष। 399 देख लीजिए, यहाँ सेक्शन 399, 399 क्या कहता है, 399 कहता है डकैती की तैयारी। देखिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काय की तैयारी, डकैती की तैयारी।
देखिए सामान्यतः आप जानते हैं कि तैयारी दंडनीय नहीं होती, लेकिन डकैती की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। यानी कि अगर आप किसी चीज की डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रक्रम पर अगर आपको पकड़ लिया जाएगा तो उसके लिए भी आपको सजा होगी। ठीक है, तो डकैती करने की जो है तैयारी वो जो है दंडनीय है, और डकैती करने की जो तैयारी है उसमें भी जो है 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने से है उस जो है दंडित किया जा सकता है, तैयारी के लिए भी। तो डकैती एकमात्र ऐसा अपराध है जिसमें जो तैयारी के प्रक्रम से ही अपराध माना जाता है। तो डकैती जो है इस प्रकार का अपराध है कि तैयारी के प्रक्रम से ही इसको जो है दंडनीय माना जाता है। सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती, लेकिन डकैती के मामले में जो उल्टा है, डकैती के मामले में तैयारी दंडनीय होती है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कुछ व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है बैंक में डाका डालने की जो है तैयारी करते हैं, तो ऐसे तैयारी के मौके पे अगर वो पकड़ लिए जाते हैं तो वो दोषी होंगे। अब इसको उल्टा कर दीजिए, एक जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बैंक में लूट करने की तैयारी करते हैं, तो क्या वो दोषी होंगे? तो दोषी नहीं होंगे, क्योंकि तैयारी जो है दंडनीय नहीं होती। अगर इसमें आपका आ जाता है कि व्यक्ति बैंक लूटने की तैयारी करते हैं, तो काय के कोई अपराध के दोषी नहीं, क्योंकि तैयारी दंडनीय नहीं होती। लेकिन अगर लूट की जगह यहाँ डकैती लिख दें तो दंडनीय हो जाएंगे, क्योंकि धारा 399 कहती है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि तैयारी दंडनीय नहीं होती। अगर आपके पेपर में ये लिखा है कि व्यक्ति बैंक में लूट करने की तैयारी करते हैं, तो किस धारा में दंडनीय, किसी धारा में दंडनीय नहीं होंगे। लेकिन अगर उसमें ये लिखा रहता है कि बैंक में लूट करने की तैयारी करते हैं, तो सॉरी डकैती करने की तैयारी करते हैं, तो फिर वो दोषी होंगे, धारा 399 कहती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि डकैती की तैयारी दंडनीय है, लूट की तैयारी दंडनीय नहीं है। ठीक, ये याद रखेंगे। अब देखिए 396 और 399 हो गया आपका 400, सेक्शन 400, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है। ये काय की टोली है, पहले ही मैंने बता दिया था, ये डकैतों की टोली। 401 में जो है आपकी लूट, और 402 401 400 में डकैतों की टोली का सदस्य, डकैतों की टोली का सदस्य, ये भी याद रखना है आपको कि डकैतों की टोली का सदस्य होना कितने में दंडनीय है? 400 में, सेक्शन 400 में। सेक्शन याद रखना है। इसके लिए भी जो है काफी लंबी सजा, आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है, या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है, क्योंकि जो डकैती है उसको काफी बड़ा अपराध जो है माना गया। यहाँ डकैतों की टोली की बात कह रहा है, और 401 में क्या कह रहा है? लूट की टोली। ये डकैतों की टोली है, ये लुटेरों की टोली कह दीजिए, लुटेरों, लुटेरों लिख लेते हैं इसे। तो ये लुटेरों, 401 में लुटेरों की टोली का सदस्य अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए जो है 7 वर्ष की सजा है, इसमें 7 वर्ष। ठीक है, इसमें आजीवन भी हो सकती है, या फिर 10 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। 402 क्या है, ये भी याद रखना है सेक्शन आपको। 402 क्या कहता है? 402 कहता है डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना, डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होना, मतलब एक जगह इकट्ठे हो गए केवल इस वजह से कि भैया डकैती डालने जाना है, तो वो भी दंडनीय है। मतलब डकैती एक ऐसा अपराध है जो हर चरण पर दंडनीय है। मतलब तैयारी से लेके आप सबसे पहले आप इकट्ठे हुए, उधर ही से दंडनीय हो जाता, आपने तैयारी की, वहां भी दंडनीय है। हर चरण पे जो है ये अपराध जो है दंडनीय है। तो गंभीर किस्म का अपराध है, इसीलिए इसकी तैयारी को भी जो है दंडनीय बना दिया गया, इकट्ठे होने को भी दंडनीय जो है बना दिया गया। अगर आप जो है डकैती डालने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो भी दंडनीय, इसमें भी 7 वर्ष सजा, 7 वर्ष। मतलब केवल एकत्रित हुए ना, इसीलिए 7 वर्ष तक की इसमें सजा है। तो ये सारे सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सेक्शन जो है, इसमें जो है पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि डकैती ऐसा अपराध है इस संहिता के अधीन जिसका प्रयत्न भी जो है डकैती के रूप में परिभाषित है। मतलब प्रयत्न भी जो है डकैती के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी तैयारी को भी जो है दंडनीय बनाया गया है, जिसके प्रयोजन से एकत्रित होने को भी दंडनीय बनाया गया है, जिसके सदस्य होने को भी दंडनीय बनाया। मतलब प्रत्येक चरण पे जो है डकैती अपने आप में जो है दंडनीय है। ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण पर जो है डकैती जो है दंडनीय है। इसके अलावा हत्या सहित डकैती वगैरह ये है। और अब अपन जो देखेंगे कल, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग, ये जो है कल देखेंगे। आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है, आपराधिक न्यासभंग क्या होता है ना, ये अपन जो है कल देखेंगे। अब ज्यादा नहीं बचा है आपका, ये 16 जो है 17वां
17वां जो चैप्टर ही है बस, इसके बाद फिर ज्यादा कुछ आपका हैतरा नहीं है आईपीसी में। 17वां चैप्टर ही जो है आपका महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद कुछ चीजें उसमें जो है रह जाती, विवाह के विरुद्ध अपराध वगैरह ऐसा कुछ रह जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट तो है पीछे, कुछ ज्यादा नहीं बचा फिर मतलब आईपीसी में, इसके बाद थोड़ा बहुत मटेरियल और बचता है बस। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके बाद कल पढ़ेंगे आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्याय जो आपके 403 से 409 तक में बताए गए हैं। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।